ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सब खत्म हो गया। हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन देख लिए। आज न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और सेकेंड लॉ में एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम एंड देन विल गो फॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो आज हम लोग अभी थोड़ा सा देख लेंगे अबाउट व्हाट इज मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम and change in momentum, change in momentum। ठीक है, पहला for a body of mass m moving with a velocity, moving with a velocity v, the momentum is given by, momentum is given by, आपको सबको मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है, बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं। उसके बावजूद देखोगे आप इसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे मिसकंसेप्शन छुपे हुए हैं। The momentum is given by P is a vector which is m into v। कोई पूछेगा कि सर why momentum is mass into velocity, है ना, why momentum is mass into velocity? Tell it otherwise, momentum is not mass into velocity, the product of mass and velocity is called momentum। ठीक है, the product of mass and velocity is called momentum। It refers to how forcefully a body is moving। कोई बॉडी कितने जोर से मूव कर रहा है, अगर कहीं धक्का देगा तो कितना फोर्स लगाएगा, that is what is depicted by the term momentum, है ना। तो momentum is a vector, P is a vector, किस डायरेक्शन में है, in direction of v, because P is equal to mv, it is in the direction of v, and m, the mass of a body can never be negative, so P is always in the direction of v। and what is the unit of P, ये भी सबको मालूम है, unit of P is, mass is kg and velocity is meter per second। ये पहला टर्म हम लोग देख लें, what is momentum, we know, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है और कोई नया चीज भी नहीं है, आपको पूरा समझ में आता है। but remember momentum is a vector। अगर हम निकालना चाहेंगे मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस, सिस्टम ऑफ मासेस is given by P net is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on, which is where P1, P2 etc. are momentums of individual masses, momentums of individual masses। हाँ, तो ये चीज जो हमें समझ में आ रहा है उसको थोड़ा अगर हम ऐसे देखेंगे, अभी हम देखें कि जो नेट मोमेंटम है, दैट नेट मोमेंटम इज, मान लो कि m1 मास v1 वेलोसिटी में जा रहा है, m2 मास v2 वेलोसिटी में जा रहा है, सबको जोड़ो, इट इज सेम एज समेशन ऑफ mi vi वेक्टर। हमें पहले से मालूम है मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस is nothing but ordinary sum of vector sum of individual momentums। लेकिन हमें पहले से मालूम है, क्या मालूम है, प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं, we know that velocity of center of mass is equal to summation of mi vi by summation of mi। summation of mi refers to the total mass of the system, summation of mi refers to m1 plus m2 plus m3 and so on, total mass। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ समेशन ऑफ एम आई वी आई, दैट इज द नेट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस इज ऑल्सो गिवन बाय v of the center of mass multiplied to summation of mi, the total mass into velocity of center of mass gives you the total momentum। तो मोमेंटम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई एक सिस्टम का मासेस मालूम है, m1 m2 m3 m4 ऐसे करके 4 मास है और they are moving in such a way that the velocity of center of mass is v0, then what is the total momentum of the system? Sum of the masses into v0, total mass into velocity of center of mass gives you the momentum। समझ में आया? Now again here we come across two different terms। एक हुआ a individual rigid body in motion और a system of masses in motion। हम रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिस बॉडी का शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आ सकता। से स्टोन को कैसे भी फेंको उसका शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। बट सपोज टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, अब इसको फेंकोगे तो रास्ते में कभी वो पास आ जाएंगे, कभी दूर आ जाएंगे, शेप बदल जाएगा। सो कोई बॉडी को हम रिजिड बॉडी कब कहते हैं? कोई बॉडी को हम रिजिड बॉडी तब कहते हैं अगर उस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? और सपोज हम कहेंगे दिस इज ए सिस्टम ऑफ मास। अब इसको आप एक रिजिड सिस्टम ऑफ मास नहीं कह सकते हो, क्योंकि अगर इसको धक्का मुक्का मारोगे हो सकता है कि दे विल बी कमिंग क्लोज और गोइंग अवे। दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस। मैं इंडिविजुअल मास और सिस्टम ऑफ मास में अंतर बताना चाहता हूँ। इंडिविजुअल मास को हम रिजिड मास कब कहेंगे? अगर इसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, बदल नहीं रहा है। ए हार्ड स्टोन, ये रिजिड बॉडी। लेकिन एक स्पॉन्ज को आप रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते हो। यू कैन कंप्रेस इट, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल चेंज, इट्स नॉट ए रिजिड बॉडी। सिस्टम ऑफ मासेस कैन नेवर बी रिजिड, क्योंकि उनके बीच में स्पेसिंग कम ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? तो अकॉर्डिंगली कीपिंग दैट इन माइंड, अब देखेंगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, आप जानते हो द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। कोई रिजिड बॉडी है, लीनियर मोशन में है, अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी इज दिस कैन बी रिटन एज m² v²/2m। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। बट व्हाट इज mv? mv इज नथिंग बट द मोमेंटम, तो आप कहोगे मोमेंटम का स्क्वायर/2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p²/2m आपको हर बुक में मिलेगा, लेकिन कंडीशंस नहीं मिलेंगे। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये चीज ध्यान में रखना। कोई रिजिड बॉडी है और लीनियर मोशन में है तो हम कहेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज p²/2m। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए डिस्क और ये डिस्क अपनी जगह घूम रहा है। द डिस्क इज इट्स ए यूनिफॉर्म डिस्क, यू कॉल इट ए यूनिफॉर्म डिस्क। और ये यूनिफॉर्म डिस्क अपनी जगह घूम रहा है। कोई पूछा बताओ इसका मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है जानने की दो तरीके हैं। एक हुआ समेशन ऑफ एम आई वी आई, दूसरा हुआ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये घूम रहा है और ये इसे रोटेट कर रहा है अपनी जगह, तो हम कहेंगे कि अबाउट ओ, अगर अबाउट ओ घूम रहा है, ओ उसका सेंटर है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर? 0 है कि नहीं? तो अगर हम कहेंगे फॉर ए डिस्क इन रोटेशनल मोशन, इन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द मोमेंटम, तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला हुआ समेशन ऑफ एम आई वी आई, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। ये आर्टिकल अगर ठीक से समझ में नहीं आएगा ना तो रोटेशनल डायनेमिक्स वाला चैप्टर में बहुत फंसोगे आप लोग। रिजिड बॉडी और
नॉन रिजिड बॉडी के डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे सारा मास का वैल्यू निकाल के जोड़ना, मोमेंटम निकाल के जोड़ना है। लेट मी कंसीडर ए स्मॉल मास m1 हियर। आप देखोगे मैं यहाँ पे एक मास m1 कंसीडर कर रहा हूँ, आई कंसीडर ए मास m1। तो जब ये घूम रहा होगा, ये मास कुछ वेलोसिटी में इधर जा रहा होगा, कॉल इट m1, कॉल इट v1। तो ये छोटा सा मास का मोमेंटम कितना हुआ, m1 v1 इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ आई कंसीडर जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। इफ आई कंसीडर, ये बाहर से घूम रहा है, से ये डिस्क ऐसे घूम रहा है। सपोज आई कंसीडर ए मास हियर। अब ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा होगा। अगर हम ये दोनों मास की मोमेंटम को जोड़ेंगे, मोमेंटम तो वेक्टर है, इसका इधर को है, इसका इधर को है, द मोमेंटम्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इन दोनों का मोमेंटम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। वैसे अगर हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का मोमेंटम को निकालेंगे तो उसका अपोजिट पार्टिकल का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है। तो हम कहेंगे द मोमेंटम, द नेट मोमेंटम ऑफ द डिस्क इज कमिंग आउट टू बी जीरो। व्हाई जीरो कुड यू फॉलो, because momentum of each particle is counterbalanced by an opposite particle। समझ में आया। और मोमेंटम का हमारे पास कोई एक दूसरा फॉर्मूला भी तो था। क्या था दूसरा फॉर्मूला, मोमेंटम का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था, P net इज इक्वल टू टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो what is velocity of center of mass here, it is not moving, this quantity becomes zero, so the total momentum is zero। So when a disk is rotating about its own axis, its total momentum is zero। अच्छा, अगर हमें पूछा गया what is the total kinetic energy, total kinetic energy, total kinetic energy। अब आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी एंड एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे का हाफ m2 v2 स्क्वायर, बिकॉज़ दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जब हम मोमेंटम निकाल रहे थे they were in opposite direction, they were cancelling out, पर जब नेट काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे क्या वो कैंसिल होगा, नहीं। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कुछ एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी, सबको जोड़ेंगे तो क्या ये जीरो होगा, इट इज नॉट जीरो, सम वैल्यू विल कम आउट। कितना है अभी आपको मालूम नहीं है, बाद में आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इट इज नॉट जीरो। So do you find the relation between P net and kinetic energy? Now can you understand kinetic energy is equal to P net का square by 2m। ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, मोमेंटम जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, we cannot write like this। ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, because the body is not in translational motion, it is in rotational motion। क्या सबको समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड, यस। तो देखो हम देखें कि कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है, ये फॉर्मूला काम में नहीं लग रहा है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पास जो एक नोन वेरी नोन फॉर्मूला है, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m, जो सबको मालूम है, सारा बुक में लिखा है, हर टीचर बोलते हैं, लेकिन इसके कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि बॉडी मस्ट बी इन ट्रांसलेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन में है तो नहीं होगा। अगेन द बॉडी मस्ट बी रिजिड बॉडी। आई गो फॉर अनदर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज आई टेक अनदर एग्जांपल। सपोज हियर इज ए मास m, say a mass, say I'll say a mass 2 kg moving with some 4 meter per second। Here is a mass 3 kg say moving with 2 meter per second। हमें अगर पूछा गया ये सिस्टम में what is the net momentum of the system, हम जानते हैं net momentum of a system is total mass into velocity of center of mass, or it is summation of mi vi, or you can say it is same as m1 v1 plus m2 v2।
आप क्लियरली देखो, m1 है 2 kg, ये है 4, 2 into 4 is a vector. I write ik because it is in the direction of positive x-axis. m2 कितना है भैया 3 kg, v2 क्या है 2, लेकिन उल्टा है -2 ik, दोनों को जोड़ो तो 8 - 6 is coming out to be 2 ik kg meter per second. Okay, net momentum is having a magnitude 2 kg meter per second, direction in the direction of positive x-axis. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी हर एक का निकालो और जोड़ो, काइनेटिक एनर्जी हर एक का निकालो और जोड़ो। पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी हाफ, कितना मास है 2 kg into 4 स्क्वायर, ये स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी, सिंपली इसका और इसका निकालेंगे और जोड़ देंगे। डोंट से कि दिस इज हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स राइट एंड दिस इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स लेफ्ट, काइनेटिक एनर्जी इज नो डायरेक्शन, सो हाफ 2 4 स्क्वायर प्लस हाफ 3 2 स्क्वायर, थोड़ा सिंपलीफाई करिए तो क्या मिल रहा है, ये 16 प्लस 6 दैट इज 22 जूल्स काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेट काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाय 2 इंटू टोटल मास, टोटल मास क्या है 2 + 3, क्या ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए तो p स्क्वायर हो गया 4/2 हो गया 2/5 इज कमिंग द काइनेटिक एनर्जी, जबकि हमारा आया है 22 जूल्स। तो हम क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट p स्क्वायर बाय 2m। ऐसा क्यों हुआ, क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं था, but it was not a rigid body. The distance between the two masses was changing. किस बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं, अगर किसी एक सिस्टम में दो मास के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है किसी भी हाल में, तो हम इसको कहेंगे रिजिड बॉडी। रिगार्डिंग इसको कहेंगे रिजिड बॉडी। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो तो घट रहा है, इट्स नॉट ए रिजिड सिस्टम, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। कहने का पीछे मेरा मकसद ये था, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m है, उसका कंडीशन क्या हुआ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिजिड बॉडीज, दैट टू इन ट्रांसलेशनल मोशन, किसी दूसरा मोशन होगा तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। समझ में आया? चलिए, तो हमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, समझ में आ गया। नाउ विल गो फॉर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हमें ये सारी चीजें समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ऑब्वियस है, चेंज इन मोमेंटम को हम डेल्टा p से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, इट इज ऑलवेज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एंड रिमेंबर इट्स ए वेक्टर। मोमेंटम एक वेक्टर है तो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर। यूनिट क्या है, जिसका जितना इसका यूनिट है क्या है, kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये है चेंज इन मोमेंटम का। और कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछ लिया कितना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और आपको याद होगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या अभी तक सबको याद है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे। इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू, p फाइनल स्क्वायर प्लस p इनिशियल स्क्वायर माइनस 2p फाइनल इंटू p इनिशियल इंटू cos थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? बस, व्हाट इज मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। व्हाट इज ए रिजिड बॉडी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड फॉर ए बॉडी, देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। How you find the total momentum of a system of masses? Find individual momentum, vectorially add them, or multiply the total mass of the system to velocity of center of mass. The kinetic energy is related to the momentum by the relation kinetic energy is equal to p square by 2m for rigid body in translational motion.
चेंज इन मोमेंटम गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। खत्म थ्योरी इतना। बिफोर वी एंटर टू न्यूटन सेकेंड लॉ, हमें मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ में बार बार वो बताएंगे अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा था। तो मोमेंटम और मोमेंटम का बदलना सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस, आई वुड लाइक टू टेक सम स्मॉल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ट्राई करो आंसर, मैं एक सारा क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा, ठीक है। दिया है कि ए डॉग एंड ए हॉर्स आर रनिंग विद सेम मोमेंटम। ऑब्वियसली आपको मालूम है कि मास ऑफ द डॉग इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ द हॉर्स। अच्छा, और हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो p स्क्वायर बाई 2m है। दोनों का p बराबर है, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉग इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉर्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If momentum of a body is increased by 20%, find the percentage increase in kinetic energy of the body. Assume mass remains same. Momentum को 20% बढ़ा दिया गया। Momentum is increased by 20%. पूछा है kinetic energy में कितना change आएगा, ठीक है। You want to know the change in kinetic energy, ठीक। सोल्यूशन ऐसे बनाते हैं। क्या कोई आंसर देने वाला है? इनिशियली 44% ऋषिता, वेरी गुड, दिमाग तो काम कर रहा है बेटी का। काइनेटिक एनर्जी यू नो इनिशियली वाज P1 का स्क्वायर बाय 2m, नहीं? अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ है? P2 मोमेंटम बढ़ गया है, कितना? 20%, मतलब P1 था और बढ़ गया कितना ना 20% ऑफ P1, ये बढ़ गया है। ये पहले था P1, अब बढ़ गया है 20% ऑफ P1। How much it is coming out to be? You say it is coming out to be 1.2 P1. Yes. So when the momentum increases by 20%, P2 is 1.2 P1. Now what is the kinetic energy in the second case? मास वही है P2 का स्क्वायर बाय 2m, that is 1.2 P1 का स्क्वायर बाय 2m can be written as 1.44। आपका 1.2 का स्क्वायर 1.44 into P1 का स्क्वायर by 2m। What is P1 का स्क्वायर by 2m? P1 का स्क्वायर by 2m is kinetic energy in the first or at the beginning. So it is 1.44 kinetic energy initially। तो क्या देख रहे हो? When the momentum increases by 20%, P2 is 1.2 P1. What is the percentage change in kinetic energy? When kinetic energy is 1.44 into initial kinetic energy, you see it is 40%। समझ में आया क्या? क्या ये सबको समझ में आया? सबको नहीं आया समझ में? तो हम कहेंगे 10 काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%। सबको समझ में आ गया है? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सिस्टम ऑफ मासेस शोन, ऐसा एक सिस्टम दिया गया है, 2 kg 3 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, 4 kg 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। Find the net kinetic energy and net momentum. And can you establish this relation? The net kinetic energy is equal to P net का square by 2m net। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Before we go for all this calculation, पहले बताओ तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? ये किसके लिए होता है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता है। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन में है? हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, लीनियर मोशन हो रहा है। और किसके लिए होता है? फॉर रिजिड बॉडी होता है। क्या ये सिस्टम को हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं? नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, तो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। हाँ, तो चलो निकाल लेते हैं, निकाल के वेरीफाई करते हैं, ठीक है? निकाल के वेरीफाई करते हैं। यू कैन डू इट नाउ। फॉर द सिस्टम शो नेट काइनेटिक एनर्जी, अरे हमें तो मालूम है
कि काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो नेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? पहले वाले का निकालो, दूसरे वाले का निकालो। क्या मुझे कोई बताएगा पहला वाले का 2 kg और 4 kg में से किसका काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल है? हु इज दैट इंटेलिजेंट बॉय जो पहले बताएगा किसका काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल है 2 kg और 4 kg? हाँ आदित्य, हुज काइनेटिक एनर्जी इज हॉरिजॉन्टल 2 kg और 4 kg? सर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है। यस, बाकी लोग तो नहीं बोल पा रहे। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होता, इट्स स्केलर क्वांटिटी। जैसे दो बॉडी है, इनका टेम्परेचर है, किसका टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल है? टेम्परेचर क्या हॉरिजॉन्टल होगा? एग्जैक्टली लाइक दैट काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी। जोड़ दिए दोनों का, हाफ 2 3 का स्क्वायर प्लस हाफ 4 2 का स्क्वायर, इट इज कमिंग आउट टू बी 9 प्लस 8 इज 17 जूल। क्या आप लोग इसको नहीं निकाल पा रहे थे? पूछा है मोमेंटम, पीनेट निकालना है, तो इसका निकालो, इसका निकालो। इसका कितना होगा? 2 into 3 i कैप प्लस इसका कितना होगा? 4 into 2 j कैप। अच्छा, इट इज 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया तो कैसे निकालेंगे? 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 रूट ओवर इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन होगा? देखो तो क्या हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू टोटल मास? नो, ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी इन मोशन। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम ए हीप ऑफ रोप, कहीं रस्सी रखा हुआ था। थिंक ऑफ ए हीप ऑफ रोप, ये कोई एक रस्सी का गद्दा रखा हुआ है, ऐसा 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 रस्सी रखा हुआ था। आप एक एंड को पकड़ के खींचने लगे, जैसे खींचोगे रस्सी खुलता जाएगा, रस्सी निकलता जाएगा। कितना स्पीड में खींच रहे हो? यू आर पुलिंग इट विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, you are pulling it with a constant velocity v. If mass of the rope is lambda kg per meter, ये रोप का मास ऐसा है कि हर एक मीटर का मास है लैम्बडा kg। तो पूछा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ रोप आफ्टर t सेकेंड्स? क्या लिखेंगे? ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको मालूम है? क्योंकि आगे आगे हमें न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना है। ये सारा क्वेश्चन वहीं पे फिर से आएंगे। पहले मोमेंटम निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फिर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूटन लॉ में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं उसका पहला हिस्सा है। ठीक है, सॉल्यूशन इन t सेकेंड्स, L लेंथ ऑफ रोप कमिंग आउट, लेंथ ऑफ रोप इन मोशन। t सेकेंड में कितना लेंथ का रोप मोशन में होगा? जितना निकल गया होगा, बाकी जो बैठा है वो तो बैठा है, कितना निकल गया होगा? अगर उसका स्पीड v है, टाइम t है, L इक्वल टू vt। अच्छा, ये रोप, ये हिस्सा जो निकल चुका है यही मोशन में है, तो ये हिस्सा का हर एक पार्टिकल बराबर वेलोसिटी में जा रहा है, हर एक पार्टिकल बराबर वेलोसिटी में जा रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंटम? मास ऑफ दिस इनटू वेलोसिटी। सो मास ऑफ द मूविंग पार्ट m, इट इज मास ऑफ मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट का मास क्या हो जाएगा? यू से इट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मूविंग पार्ट, लेंथ ऑफ द मूविंग पार्ट। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, व्हाट इज दैट? लैम्बडा v स्क्वायर इनटू t। सो द मोमेंटम ऑफ द रोप आफ्टर t सेकंड्स विल बी लैम्बडा v स्क्वायर इनटू t। क्या सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. Yes. Next question number 5. देखिए यहाँ पर ढेर सारे बुलेट धनाधन फायर कर दिए टुवर्ड्स ए वॉल। पूछा है किसका चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा, किसका चेंज इन मोमेंटम सबसे कम। आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है। यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको बताना है किसका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम सबसे कम हुआ।
चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं निकालना चाहता हूं चेंज इन मोमेंटम। तो थोड़ा ऐसा करते हैं, लेट अस राइट ए, मैं नेमिंग कर देता हूं। नेम ऑफ द बुलेट, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये सारा चीज निकालेंगे। ए के लिए इनिशियल मोमेंटम mu था, सारे के लिए mu i कैप था, बी के लिए भी वही mu i कैप, सी के लिए भी वही mu i कैप। अच्छा, मोमेंटम पता चल गया। इसके लिए फॉर ए बी सी तीनों के लिए मोमेंटम हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसके लिए? ए के लिए। ए तो रुक गया, सी है फिगर, ए स्टॉप्स, ए रुक गया अंदर जाके, बी पार कर गया है ना, बी पार कर गया है, लेकिन ए रुक गया है। ए रुक गया तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा ए का? द फाइनल मोमेंटम ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी 0। बी का फाइनल मोमेंटम, बी फाइनली क्या हुआ? बी फाइनली इधर जा रहा है u/2 में, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ बी इज mu/2 i कैप। अच्छा, सी का फाइनल मोमेंटम क्या है? सी वापस आया u/2 में, मतलब फाइनल मोमेंटम इज -mu/2 i कैप। यस, ये चीज भी समझ में आया। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? वी फाइंड इट बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमें निकालना है फाइनल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम करेंगे। 0 माइनस mu i कैप क्या देगा? माइनस mu i कैप। ठीक है, थोड़ा ये भाई साहब को दूर रखते हैं ताकि हमें तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक। इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल इज कमिंग आउट टू बी दिस माइनस दिस। क्या आप बता सकते हो क्या होगा? इट विल बी माइनस mu/2 i कैप। क्या समझ में आ रहा है कैसे हुआ? दिस माइनस दिस, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल। डोंट मिस द फंडामेंटल्स। तीसरे केस में चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल माइनस mu/2 i कैप माइनस mu i कैप मिलके हो गया माइनस 3mu/2 i कैप। हाँ, तीनों केस में हमें चेंज इन मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में पता चल गया। पूछा है कौन सा केस में ज्यादा है? मैग्नीट्यूड क्या है पहला केस में? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम? इसका मैग्नीट्यूड होता है mu और माइनस mu। क्या कहेंगे? मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस mu i कैप क्या लिखेंगे? mu और माइनस mu, mu मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ओनली mu। इस केस में mu/2, इस केस में 3mu/2। यस, पूछा है असेंडिंग ऑर्डर में रखो, मतलब डेल्टा p फॉर t इज, और वेक्टर को हटा देते हैं, लेट अस वेक्टर को हटा देते हैं, वेक्टर को हटा देते हैं, वेक्टर को हटा देते हैं, तो हम कहेंगे डेल्टा p फॉर b इज द लोएस्ट। उससे बड़ा कौन? उससे बड़ा है डेल्टा p फॉर a, उससे बड़ा है डेल्टा p फॉर c। देखो जो टकरा के वापस आया उसका चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है। पूरा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक बुलेट फायर किया गया, वो घुस के निकल गया, दूसरा टकरा के वापस आ गया। व्हिच वन इम्पार्ट्स मोर फोर्स ऑन द वॉल? जिसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। वो बाद में हम लोग फिर देख लेंगे उसको, ठीक है। अभी तो हम लोग फोर्स के बारे में नहीं जानते हैं, मैं थोड़ा सा खाली बता दिया कि जो चेंज इन मोमेंटम का मैं बेस बना रहा हूं दैट विल बी यूजफुल दैट वे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक।
ठीक है। अच्छा, 3 similar masses located at corners of an equilateral triangle start moving towards center with same speed v। क्या दिया है, 3 मास आ रहे हैं, तीनों का मोमेंटम निकाल के जोड़ना है। देखो तो पहले वाले का मोमेंटम कितना हुआ, इट इज mv। दूसरे वाले का मोमेंटम, ये दूसरा वाला कैसा है, इट इज mv। तीसरे वाले का मोमेंटम कितना है, इट इज mv। क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट विल बी दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल? 60 तो 60 तीनों मिलके हो गया 180 होगा क्या, इट इज 120। ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120, तभी जाके 360 बनेगा ना। अच्छा, ये बात है। क्या आपको मालूम है अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर के बीच में एंगल 360/2 होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट 0 होता है। अगर आपके पास 4 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है, 360/4, मतलब 90 डिग्री है, तो ये इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, कितना होगा, 0। सिमिलरली अगर आपके पास 5 इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर है, दो कंसेक्यूटिव एडजेसेंट वेक्टर के बीच में क्या एंगल होना चाहिए, 360/5। अगर 3 वेक्टर है, क्या एंगल होने से रिजल्टेंट 0 होगा, इट विल बी 120 डिग्री। तो आप कहोगे द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज 3 वेक्टर्स इज 0। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। क्या ये सबको समझ में आया? यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कैन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम। कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल रहा है, हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल? सोचो कि हम जानते हैं कि मोमेंटम इज ए वेक्टर और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो हम कहेंगे कि कोई, मान लो कि कोई कार ऐसा रास्ते में जा रहा है, जब ये कार ऐसा रास्ते में जा रहा है इधर, तो यहाँ पर जब जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसे था, मोमेंटम ऐसे था। यहाँ पर जब जा रहा था मोमेंटम ऐसे था। अगर वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, बट इज द मोमेंटम कांस्टेंट? नो, because the direction of velocity is continuously changing. So velocity बदल रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या ऐसा हो सकता है, ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम? हाँ, यस, बिट नंबर 1 का पॉसिबिलिटी है, यस। कब? फॉर ए बॉडी मूविंग along a curve with constant speed। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है किसी कर्व पाथ में, मोमेंटम बदल रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, है कि नहीं। दूसरा वाला, कांस्टेंट मोमेंटम बट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हम जानते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p²/2m। कोई बॉडी है, उसका मास कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं सकता है। क्या काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है? जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है? नो। यस, बिट नंबर 3 में क्या पूछा है, क्या ये बॉडी, कैन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट मोमेंटम अलोंग ए सर्कल। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट मोमेंटम में जा सकता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल चेंज। तो आंसर क्या लिखेंगे? नो। व्हाई? एटलीस्ट द डायरेक्शन विल चेंज। मैग्नीट्यूड चेंज करे ना करे अलग बात है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम हैज टू चेंज बिकॉज़ डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, a ball of mass m was projected with initial velocity u at an angle theta to horizontal. Find the magnitude of change in momentum when it is at highest point and when it reaches back to
ग्राउंड, दोनों ही केस में। ये क्वेश्चन को हम लोग आगे चल के दोबारा करने वाले हैं, सेम क्वेश्चन को, तब अप्रोच कुछ दूसरा रहेगा। तब तक हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ लिए होंगे, है ना, अभी पढ़े नहीं है, तो हम बेसिक कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे मतलब यहां से कोई चीज को फेंका गया है, ये गया ऐसे ऊपर फिर नीचे और आके यहाँ पे गिरा है। क्या यहाँ पे स्पीड u है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी तो स्पीड u ही है, एंगल थीटा है। और यहाँ पे तो स्पीड कितना है, व्हाट इज द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन? यस, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है, भूल गए। अच्छा, हमें A और B के बीच में पता करना है चेंज इन मोमेंटम, A और C के बीच में पता करना है। क्या मोमेंटम एट A हमें मालूम है? हाँ मालूम है, mu का x कंपोनेंट कितना, u cos थीटा i के प्लस, क्योंकि u क्या है, वेक्टर है ना, यदि u cos थीटा i के, u sin थीटा j के। अगर हम कन्वेंशनल x और y एक्सिस लेते हैं तो इट इज mu cos थीटा i के, mu sin थीटा j के, pb वेलोसिटी एट b, mu cos थीटा i के, pc कोई बताएगा व्हाट इज मोमेंटम एट पॉइंट c? एट पॉइंट c में मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऐसा होगा जिसका एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। x component will be in the direction of x axis but y component will be opposite to y axis। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, तो बताओ PC क्या हो जाएगा, mu cos थीटा i के माइनस mu sin थीटा j के। अब क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम A to B and A to C। कितना सिंपल है, एवरीवन कैन डू। For A to B, change in momentum is equal to, क्या कहेंगे, मोमेंटम एट A माइनस मोमेंटम एट B और मोमेंटम एट B माइनस मोमेंटम एट A, क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, सो मोमेंटम एट B माइनस मोमेंटम एट A। मोमेंटम एट B क्या था, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे, mu cos थीटा, और A में क्या था, mu cos थीटा i के प्लस mu sin थीटा j के। देखो इट इज कमिंग आउट टू बी, ये था mu cos थीटा i के माइनस mu cos थीटा i के प्लस mu sin थीटा j के। सिंप्लीफाई करिए, क्या मिला, माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा माइनस mu sin थीटा j के, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, mu sin थीटा, किस डायरेक्शन में होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन, यस डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस j कैप आया है, माइनस j कैप आया है, तो चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम A to B मोशन में डाउनवर्ड है। फॉर A to C मोशन डेल्टा P निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम एट C माइनस मोमेंटम एट A, वैल्यू डाला जाए, मोमेंटम एट C क्या था, mu cos थीटा i के माइनस mu sin थीटा j के। यही था ना, देखो देखो आप लोग भूल गए हो, यही तो था, mu cos थीटा i के माइनस mu sin थीटा j के, माइनस माइनस A में क्या था, mu cos थीटा i के प्लस mu sin थीटा j के। हाँ कितना हुआ, माइनस करके देखो, ये इसको खा जाएगा, ये उसके साथ जुड़ जाएगा, आंसर आएगा माइनस 2 mu sin थीटा j के। इट इज माइनस 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 2 mu sin थीटा j के, मतलब delta P will have a magnitude equal to 2 mu sin theta in the downward direction। आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बाय द टाइम टेकन टू चेंज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द फोर्स।
magnitude. And direction of change in momentum will be equal to the direction of force. That is what we are going to see in the preceding law, जो न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं. The rate of change in momentum of a body is directly proportional to the impressed force on it, and it takes place in the direction of impressed force. ये आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसको हम लोग देखने वाले हैं. आज तो हम लोग बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In each of the following cases, find the direction of change in momentum. A ball was thrown vertically up, it goes up and comes down. बताइए, कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, ऐसे करके पूछा है. We want to find out the change in momentum. चलिए, चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. Initial momentum is it is upward. कितना था? कुछ था. Final momentum is downward, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आया. क्या बता सकते हो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल. क्या कोई मेरा मदद कर सकता है? इसका डायरेक्शन क्या होगा? फाइनल के साथ माइनस इनिशियल जोड़ देंगे, ये फाइनल है, और इसके साथ माइनस ऑफ इनिशियल को यूजिंग ट्रायंगल लॉ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? डाउनवर्ड. समझ में आया क्या? और अगर आप इसको कहोगे ऐसे, आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. आई विल ट्राई टू गिव यू इन अदरवाइज वे. वो क्यों आसान लगेगा? कैसा है बताओ? इनिशियल मोमेंटम इज जे के समथिंग जे के, फाइनल मोमेंटम इज माइनस जे के. क्या कोई बताएगा व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल. क्या आ गया देखिए, तो इट इज माइनस जे के माइनस जे के. तो ऑब्वियसली यस, माइनस जे के का डायरेक्शन में है, मतलब डाउनवर्ड. इट इज डाउनवर्ड. बिट नंबर 2, तो ये पता चल गया कि ये डाउनवर्ड है. सो डेल्टा पी इज डाउनवर्ड. क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? ये बॉल थ्रोन अपवर्ड गोज, ए बॉल स्ट्राइक्स ए वॉल एंड बाउंस बैक. कोई बॉल वॉल को मारा और लौटा, तो आपको बताना है, क्या बताना है? कोई बॉल जाके किसी एक वॉल को मारा और मारने के बाद वापस आया, ठीक है, इट बाउंसेस बैक, वॉल को टकराया. तो हम फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बताएंगे, तो कहेंगे इनिशियल मोमेंटम इज समथिंग आई गिव इन दिस डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम इज माइनस समथिंग आई गिव, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज समथिंग, क्या आएगा ये? माइनस समथिंग आई गिव. मतलब किस डायरेक्शन में? लाइक दिस. कैसे कैसे कहेंगे? कहेंगे कि the change in momentum is directed away from the wall. It is directed away from the wall. ठीक है, तो हम कहेंगे डेल्टा P is directed away from wall. Delta P is directed away from wall. समझ में आया? थोड़ा अगर गौर करेंगे, मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, आगे मैं बताने वाला हूं आपको न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसमें कहा जाएगा जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आता है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आता है, द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दैट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. थोड़ा ध्यान से देखो तो सारा केस में क्या हो रहा है. इससे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वाला केस किए. प्रोजेक्टाइल वाला मोशन वाला केस में जब ये बॉडी को फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया, तो मोमेंटम बदल रहा था. क्यों? देयर वाज ए फोर्स एक्टिंग. हाउ वाज द फोर्स? mg. तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा, चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ था? यस. समझ में आया क्या? और एक क्वेश्चन में हम लोग देखे कि बॉल थ्रोन वर्टिकली अप गोज अप एंड कम्स डाउन. जब बॉल को फेंका गया, ऊपर गया और नीचे आया,
रास्ते में क्या फोर्स आ रहा था, अरे फोर्स तो mg ही था, थोड़ा चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड, है कि नहीं। जब कोई बॉल को हम वॉल पे मारे, ये वॉल पे टकराया, टकरा के वापस आया, जब बॉल आके यहाँ पे टकरा रहा था, वॉल इसके ऊपर कैसा फोर्स दे रहा था, ऐसा फोर्स दे रहा था, चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अवे फ्रॉम दी वॉल। रीडिंग मैं चीजों को घुमा फिरा के कोशिश कर रहा हूं कि आपको न्यूटन सेकेंड लॉ बखूबी खुद ही समझ में आ जाए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आता है तो क्या होता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो क्या होता है। सेकेंड लॉ कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आएगा द बॉडी विल अंडरगो चेंज इन मोमेंटम and the direction of change in momentum will be in the direction of force। ऐसे करके चीजें आएंगे। क्या आपको ये सारे चीज समझ में आ रहे हैं? Yes, sir. यस यस यस। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एंड वी शैल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे। जय हिंद।